पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कॉलोनी हाउस में मॉन्स्टर ने काफी सारे लोगों को मार डाला था, जिस वजह से कॉलोनी हाउस वाले लोग टाउन में रहने के लिए आ गए थे। जिम और जेड ने कॉलोनी हाउस की छत पर टावर लगाने के लिए डोना को कन्वेंस कर लिया था और अब सभी लोग मिलकर टावर बनाने की तैयारी में लग गए थे। इधर फादर खत्री की डेथ के बाद वॉइड फादर खत्री की इच्छा के अनुसार सारा के साथ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में चला गया था, जहाँ वॉइड आज रात उसी केव में रुकने का फैसला करता है जहाँ से उसे वो तिलिस्मी पत्थर मिला था, क्योंकि अंधेरा होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे और वॉइड उस केव से आगे कभी नहीं गया था, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इधर टाउन में भी कॉलोनी और टाउन वाले लोग टावर बनाने के काम में लगे हुए थे। उधर डाइनर में केनी खाना खा रहा था और वो अपनी मोम को टावर के बारे में बता रहा था कि जेड भी टावर के लिए काफी मेहनत कर रहा है। तब केनी की मोम कहती है कि चलो अच्छा है, फाइनली उसने कुछ काम करना शुरू तो किया, नहीं तो वो बड़ा ही आलसी है। केनी की मोम उससे पूछती है कि क्या जेड को विक्टर मिला। तब केनी कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर विक्टर ने उसे उस सिंबल के बारे में नहीं बताया तो जेड विक्टर को सच में मार डालेगा। खैर इसके बाद केनी शेरिफ की ड्यूटी निभाने के लिए बेल रिंग करने चला जाता है, क्योंकि वॉइड के बाद अब टाउन का शेरिफ केनी ही था। तब क्रिस्टी उसके पास आती है और वो केनी को एक बुक देकर कहती है कि उसने चैप्टर 6 पढ़ लिया है। दरअसल यहाँ पर ये दोनों एक ही बुक पढ़ रहे थे, इसलिए ये दोनों एक एक चैप्टर पढ़ते थे। उधर कॉलोनी हाउस वाले लोग भी काम खत्म करके वॉइड के कैबिन में सोने के लिए आए थे, जहाँ डोना नोटिस करती है कि एक लड़का जिसका नाम एरिक है वो काफी उदास था और पूछने पर वो कहता है कि वो बस ज्यादा काम करने से थका हुआ है, लेकिन उसने रात में खुद को खत्म कर लिया। दरअसल एरिक को एक बीमारी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काफी खुश था और शायद वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए ही शायद उसने ऐसा किया हो, क्योंकि उसे लग रहा हो कि टावर बनने के बाद शायद सच में सिग्नल मिल जाए और ये लोग घर चले जाएं। खैर जो भी हो, लेकिन इस सब से डोना काफी दुखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बहन की मौत के बाद कॉलोनी हाउस के लोगों को ही अपनी फैमिली मान चुकी थी और वो भी अब शायद यहाँ से घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर मॉन्स्टर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था। यहाँ किसी को भी पैसों की टेंशन नहीं थी और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का परिवार की तरह ख्याल रखते थे। खैर टावर का काम पूरा हो चुका था, लेकिन इनके पास बैटरी कम थी और पूरे टाउन की बैटरी लगाने के बाद भी इन्हें 2 और बैटरी की जरूरत थी और इस बात से जिम और जेड दोनों ही परेशान थे। तब जेड घर पर जाकर केनी की मोम के सामने कहता है कि अगर रेडियो काम कर गया तो ये खोज मेरे नाम से जानी जाएगी और सब लोग घर जाने के बाद हमेशा मुझे याद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर की है, क्योंकि बैटरी कम है और वो चार्ज भी नहीं है और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाउन में प्लग करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे प्लग खराब हैं। अब जेड की बकवास सुनकर केनी की मोम इरिटेट हो चुकी थी और तब वे जेड से कहती हैं कि तुम कितनी कंप्लेंट करते हो, तुम्हें लाइट चाहिए ना, तो रुको। तब केनी की मोम लाइट का स्विच ऑफ करती है, जिससे लाइट ऑफ हो जाती है और तब वो उसे ऑन करती है, जिससे लाइट ऑन हो जाती है। और अब ये देखकर जेड को समझ आ जाता है कि उसे लाइट को कैसे कनेक्ट करना है, जिसके बाद वो सीधा जिम के पास आता है और जेड अपने साथ एक ड्रायर भी लेकर आया था। जेड कहता है कि देखो हमें लाइट मिल चुकी है और तब वो एक लैंप से बल्ब निकालकर उसके होल्डर में ड्रायर के वायर को कनेक्ट कर देता है। फिर वो बल्ब को लगाकर स्विच ऑन कर देता है, जिससे बल्ब भी जल जाता है और ड्रायर भी, यानी कि उन्हें पावर के लिए अब सिर्फ वायर चाहिए थे। जिम भी जेड के इस आइडिया से काफी इम्प्रेस था, जिसके बाद ये लोग सभी लोगों को इस आइडिया के बारे में बता देते हैं और उनसे जितना हो सके वायर इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर वॉइड और सारा जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तब वॉइड सारा से कहता है कि तुमने जब उन लोगों को मारा तो तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो आवाजें शायद तुमसे झूठ भी बोल रही हो। जिस पर सारा कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे तब भी वो सब कुछ करना ही था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वे लोग मेरे भाई नीथन के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालते। अब ये सुनकर वॉइड को सारा की बातों पर यकीन होने लगता है और तब वो उसकी हथकड़ी भी खोल देता है। वॉइड कहता है कि मैंने यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को पागल होते हुए देखा है और यहाँ वो अपनी वाइफ की बात कर रहा था। खैर इसके बाद ये लोग चलते चलते एक ऐसे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जिस पर बहुत सारी कांच की बोतल लटकी हुई थी और वॉइड उन बोतलों को नीचे उतारने लगता है। तब सारा वॉइड से कहती है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन वॉइड को तो बस वो बोतलें नीचे उतारनी थी। अब तभी सारा को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे सारा को बहुत तकलीफ हो रही थी और इसी पेन के साथ सारा बेहोश हो जाती है। और जब सारा को होश आता है तो वो खुद को टेंट के अंदर पाती है। अब रात भी हो चुकी थी। तब सारा वॉइड से पूछती है
कि हम कहाँ हैं, जिस पर वेड कहता है कि शांत रहो, हम सुरक्षित हैं और यहाँ पर ये ताबीज भी लटका हुआ है। और तब वेड सारा को एक बोतल दिखाता है जो कि पेड़ से गिर गई थी और उस बोतल के अंदर एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था 1864 और उस पेड़ पर जितनी भी बोतल थी उन सब के अंदर ऐसा ही एक एक कागज था। अब उसे देखकर सारा वेड से कहती है कि इस बार जो मैंने आवाजें सुनी वो पहले से अलग थी। इस बार कोई औरत की आवाज थी जो कि मुझसे कह रही थी कि मिस्टर जुगाड़ू से कहना उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। अब ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई चीज उनके टेंट को हिलाने लगती है और ये जो भी चीज थी वो काफी शक्तिशाली थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हलचल बंद हो जाती है, जिसे देखकर सारा कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस जगह के बारे में नीतन की एक राय थी कि ये जगह हमें कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जाने देगी। अब ये सुनकर वेड सारा को शांत करता है, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सा हॉर्न सुनाई देता है, जिसके बाद आसपास एक तेज रोशनी चमकने लगती है। उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकल आया हो और बाहर जो भी था वो काफी बड़ी चीज थी, लेकिन इतना तो पक्का था कि ये मॉन्स्टर नहीं थे क्योंकि वो ऐसे हमला नहीं करते। खैर सुबह होती है और वेड अपनी वाइफ की दी हुई बोर्ड की चाबी को हाथ में लेकर कुछ सोच रहा था और साथ ही उसका हाथ भी कांप रहा था। तब सारा एक कीड़े को देखकर कहती है कि इन बेचारे कीड़ों को तो पता भी नहीं कि ये कितनी खतरनाक चीजों के बीच में रह रहे हैं, जिस पर वेड कहता है कि ये कीड़े बहुत अजीब होते हैं और इन्हें कहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ये लोग जब टेंट से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि ये लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर काफी बड़े बड़े मकड़ी के जाले हैं और ये जाले किसी बहुत बड़ी मकड़ी के थे। शायद रात में जिस चीज ने इन लोगों के टेंट पर हमला किया था वो एक बहुत बड़ी मकड़ी ही हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी मकड़ी की ड्राइंग विक्टर ने भी बनाई थी और विक्टर इस जगह की हर चीज के बारे में जानता है, तो शायद वो एक मकड़ी ही हो। अब सारा वेड से कहती है कि हमें वापस टाउन जाना चाहिए, लेकिन तभी वेड को एबी की आवाज सुनाई देती है। हालांकि सारा को वो आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और सारा वेड को आगे जाने के लिए मना करती है, लेकिन वेड उस जाल के अंदर चला जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ एबी को देखता है जो कि मकड़ी के जाल के अंदर लिपटी हुई थी। वेड एबी के पास जाता है, लेकिन एबी तभी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तब वेड डरकर पीछे भागने लगता है और इसी बीच उसका पैर मकड़ियों के झुंड पर बढ़ जाता है। तब वेड उन मकड़ियों को अपने शरीर से हटाता है और इसमें सारा भी उसकी मदद करती है, जिसके बाद सारा उससे पूछती है कि अंदर क्या था, लेकिन वेड उसे कुछ भी नहीं बताता। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस पर, जहाँ पर टावर लगभग बन चुका था और अब बस उसे छत पर असेंबल करना था और यहाँ पर ईथन और जूली भी जिम की मदद कर रहे थे और अब कुछ लोग मिलकर टावर को असेंबल करने लगते हैं। तब जेड अपनी बाइसिकल से टाउन में जा रहा होता है, जिसे देखकर जिमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जेड पहले तो बहाना बनाता है, लेकिन फिर वो जिम को बता ही देता है कि मैं माल फूकने जा रहा हूँ, जिस पर जिमी कहता है बेवकूफ, इसे बस छुट्टी की पड़ी है। खैर जेड घर पर आता है तो वो देखता है कि कैनी की मोम प्रेयर कर रही थी और वे अपने पति को याद करके काफी दुखी थी। तब जेड उन्हें अपनी कहानी बताता है कि मैं अपनी दादी के साथ बचपन से ही फ्रांस में रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर मुझे अमेरिका अपने अंकल के पास आना पड़ा, लेकिन मैं अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और मैं एयरपोर्ट पर बहुत दुखी बैठा था। तब एक लेडी मेरे पास आई और वो मुझसे पूछती है कि तुम दुखी क्यों हो, और तब मैंने उन लेडी को अपनी सारी कहानी बता दी और मेरी सारी कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, तुम्हारी दादी हर जगह तुम्हारे साथ है और जब तुम जाओगे तब वे तुम्हारे साथ ही जाएंगी, इसीलिए आप भी दुखी ना हो और जो हो चुका है उसके लिए खुद को दोष मत दो, चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सुनकर कैनी की मोम को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो जेड को अपने साथ प्रेयर करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद जेड सभी के लिए खाना लेकर कॉलोनी हाउस आता है। इधर कॉलोनी हाउस में क्रिस्टी और कैनी आपस में बात कर रहे थे। दरअसल कैनी क्रिस्टी को पसंद करता है, लेकिन क्रिस्टी की एक लड़की से एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए क्रिस्टी अपने फियोंसे को धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन अब इस जगह से निकलने के चांस ना के बराबर है, इसलिए क्रिस्टी अब कैनी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। इधर एलिस भी फातिमा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे फातिमा काफी खुश थी। दूसरी ओर वेड की हालत उन मकड़ियों के काटने से काफी खराब हो चुकी थी और अब उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो रहा था। तब वो सारा से कहता है कि मैं अब आगे नहीं जा सकता, इसलिए तुम यहाँ से वापस चली जाओ, जिस पर सारा कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी और जिसके बाद सारा
उसे हिम्मत देती है और अब धीरे धीरे वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इधर कॉलोनी हाउस में वे लोग टावर को छत पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि जंगल की तरफ से एक तेज तूफान आ रहा है और ये देखकर वे लोग जल्दी जल्दी सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सिग्नल का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इधर टैबिता ने भी बेसमेंट के अंदर काफी गहराई तक खुदाई कर ली थी और वो वायर के सोर्स तक पहुंच ही चुकी थी। इधर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। तब वोइड और सारा जंगल में काफी अंदर पहुंच चुके थे। तभी उन्हें फिर से वही हॉर्न सुनाई देता है और कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुराना टावर दिखाई देता है जिसमें लाइट चमक रही थी। इधर कॉलोनी हाउस में डोना कहती है कि सारा सामान अंदर ले चलो, तूफान और बारिश से सारा सामान खराब हो जाएगा, कल फिर से कोशिश कर लेना। तब जिम कहता है कि बस 2 मिनट और ये सुनकर डोना उसकी मदद करने लगती है। जिम सिग्नल भेजता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि जिम, तुम्हारी वाइफ को बेसमेंट में गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। जिम ये सुनकर हैरान था कि सामने वाले को उसका नाम कैसे मालूम। जिसके बाद वो शख्स कहता है कि जिम, तुम्हारी वाइफ इस समय घर पर अकेली है, जाओ और उसे बचा लो। और ये सब डोना भी सुन लेती है। तब जिम डोना से कहता है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और ये कहकर जिम अपने घर की तरफ भागने लगता है। अब टैबिता जैसे ही नीचे से वायर खोदने लगती है, तभी उनके घर का फ्लोर नीचे गिर जाता है और काफी सारा सामान बेसमेंट के गड्ढे में गिर जाता है। और इसके साथ ही कॉलोनी हाउस में भी सारे बल्ब एक साथ फट जाते हैं, जिससे एक लड़की की आंख के पास काफी सारे कांच के टुकड़े फंस जाते हैं। इधर टैबिता भी नीचे उन वायर के पास पहुंच चुकी थी, जहां वो देखती है कि लाइट के वायर हवा में लटके हुए थे, यानी कि वो कहीं भी कनेक्ट नहीं थे। तभी टैबिता के पास विक्टर आता है और वो टैबिता से कहता है कि तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम आओगी। व्हाइट बॉय ने मुझे बताया था कि तुम आने वाली हो, अब जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तब टैबिता उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर विक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। व्हाइट बॉय ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर आओगी और मुझे तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है। देखो, ये जगह उन मॉन्स्टर के सोने की है। और तब विक्टर टैबिता को दीवार पर काफी सारे सिंबल और चित्र दिखाता है जो कि उन मॉन्स्टर ने बनाए थे, जिनमें से एक वो सिंबल भी था जो कि जेड को दिख रहा था। विक्टर कहता है कि उस व्हाइट बॉय ने मुझे यहाँ पर छुपे रहने की जगह भी बताई थी और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो। और तब टैबिता उसके साथ चल देती है। इधर टाउन में एक बस आ चुकी थी जिसमें एल्जिन नाम का एक लड़का अचानक टाउन में आने के बाद चिल्लाने लगता है, और इसी बीच वो लड़का एल्जिन एक लड़के के ऊपर वोमिट कर देता है और अब उन्हें बस रोकनी ही पड़ती है। इधर कॉलोनी हाउस में जेड बस को देख लेता है। तब जेड उस बस के बारे में डोना को बताता है और अब डोना का उस बस को देखकर दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर वोइड नहीं था और अब बस में बैठे लोगों को संभालना काफी मुश्किल था। इधर जिम देखता है कि घर का पूरा फ्लोर और काफी सारा सामान बेसमेंट के गड्ढे में गिर चुका था। जिम उस सामान को बाहर निकाल रहा था, तभी उसके पास जूली भी आ जाती है। जूली जिम से पूछती है कि मॉम कहाँ पर हैं, जिस पर जिम कहता है कि देखो, वो ठीक होगी, तुम बाहर जाओ और जितना हो सके उतने लोगों को यहाँ पर मदद के लिए लेकर आओ। बाहर एलिस बस की ड्राइवर वक्ता से बात कर रहा होता है, लेकिन वक्ता उसकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो एलिस से कहती है कि मुझे बस की सफाई के लिए एक झाड़ू चाहिए, बाकी मुझे यहाँ की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तब जूली कुछ लोगों को जिम की हेल्प करने के लिए कहती है और ये सुनकर बार टेंडर टॉम और बस में आए 2 लड़के जिम की मदद करने के लिए बेसमेंट में आते हैं और अब वे लोग जिम की हेल्प करने लगते हैं। इधर डोना, कैनी और 2-3 और लोग कॉलोनी हाउस से टाउन में आ गए थे और तब कैनी सभी को डाइनर में ले जाता है। इधर टैबिता विक्टर के साथ जमीन के नीचे थी और तब उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ कौवा दिखाई देता है जिसे कुछ चमगादड़ खा रहे थे। टैबिता उसे देखकर काफी डर जाती है और वो विक्टर से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन विक्टर कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते, वो मॉन्स्टर अभी सोए हुए हैं और उनके जागने से पहले पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। दूसरी ओर जंगल में वोइड काफी थक चुका था और मकड़ी के काटने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वोइड एक जगह पर गिर जाता है और तब वोइड सारा से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ही दूरी पर व्हाइट बॉय उन्हें देख रहा था। वो सारा से कहता है कि नीथन ने बिल्कुल सही कहा था, वो नाराज हो गए हैं और इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए, तुम दोनों उस पेड़ के अंदर चले जाओ, ये तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचा देगा। तब सारा वोइड से कहती है कि हमें इस पेड़ के अंदर छुपना होगा और सारा वोइड को एक लाइटर देकर कहती है कि मेरा यकीन करो, तुम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओगे और मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। तब वोइड उस पेड़ के अंदर से होता हुआ
एक गहरे गड्ढे में पहुंच जाता है और वो गड्ढा इतना गहरा था कि उससे बाहर निकल पाना नामुमकिन था। हालांकि यहाँ पर वॉइड का ना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये पेड़ हर इंसान को उसके लिए चुनी गई जगह पर ही पहुँचाता है और ये जगह खास वॉइड के लिए ही चुनी गई थी। खैर इसके बाद हम वॉइड को टाउन में देखते हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। वॉइड बेल रिंग कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि टाउन में एक भी इंसान नहीं है और तभी उसका राइट हैंड अजीब तरह से कांपने लगता है और तभी उसके हाथ से बेल गिर जाती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है और तभी वॉइड की आंख खुलती है, यानी कि वो अभी तक उस गड्ढे में ही था और ये उसका एक बुरा सपना था। वॉइड फिर से उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है, लेकिन सब बेकार था। बेचारा वॉइड अब सोच रहा था कि सारा जानबूझकर उसे यहाँ फंसा कर चली गई है और ये सोचकर वो खुद पर ही पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी वॉइड को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम सच में हो, जिस पर वॉइड कहता है कि हाँ मैं सच में हूँ, मुझे मदद चाहिए यहाँ से बाहर निकलने में। अब ये सुनकर वो इंसान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। जिस पर वॉइड कहता है कि ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर प्लीज पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तब वो आदमी एक रस्सी फेंक कर वॉइड से कहता है कि जल्दी करो, वो आने वाले होंगे। और अब वॉइड ऊपर चढ़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस पर, जहाँ जेड टावर के फेल होने से काफी दुखी था। तब वो खुद को रिलैक्स करने के लिए सुट्टा फूकने लगता है, लेकिन तभी उसे दीवार पर वही सिंबल दिखाई देता है और उसे पास में ही एक अजीब सा टॉय दिखता है जो कि अचानक से उसे डरा देता है। तब जेड वहाँ से बाहर आता है और बाहर आकर स्मोक करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास ईथन आता है और वो जेड से सवाल पूछ कर उसे पका देता है। तब जेड ईथन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर विक्टर का रूम कौन सा है। और तब ईथन जेड को विक्टर के रूम में ले जाता है, लेकिन जेड रूम में जाते ही विक्टर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है, जिसे देखकर ईथन कहता है कि आपको विक्टर का सामान ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे ये सब पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीजों को टच करे। तब ये सुनकर जेड कहता है कि शायद तुम्हें ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन विक्टर अब तक मर चुका होगा। अब जिस पर ईथन कहता है कि नहीं वो ठीक है, वो एक खोज पर निकला है और हम सब यहाँ पर एक खोज पर ही हैं और इस खोज में सब अपना अपना करैक्टर प्ले कर रहे हैं। आपका भी इस खोज में एक खास रोल है। तब जेड को उसकी बातें बेमतलब लगती है, लेकिन फिर भी वो ईथन को उसके साथ हो रही सारी बातें बता देता है और ये भी कि उसे बार बार एक सिंबल दिख रहा है। अब उस सिंबल को देखकर ईथन कहता है कि सिंबल खोज में बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन हमें यह समझना होता है कि जो सिंबल हमें दिख रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे। जिस पर जेड कहता है कि बुरे सिंबल का क्या मतलब है, और तब ईथन कहता है कि बुरे सिंबल हमसे गलत काम करवाते हैं। इधर टाउन में डोना बस ड्राइवर वक्ता को यहाँ पर होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बता रही थी, लेकिन वक्ता उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और वो डोना को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वहीं बस में आए एल्जिन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और तब बस में ही मौजूद एक नर्स जिसका नाम मैरी था उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। उधर जिम, टॉम और दो लड़के जिम के घर के बेसमेंट में थे, लेकिन जैसे ही जिम बेसमेंट के बॉटम तक पहुंचने वाला था तभी वो घर अचानक से टूट जाता है, जिसमें जिम, टॉम और एक लड़का जिसका नाम ब्रिक है घर के अंदर ही दब जाते हैं। हालांकि खुशकिस्मती से वे सभी लोग जिंदा थे और उनमें से एक लड़का सही सलामत बाहर आने में कामयाब हो गया था। तब क्रिस्टी उसका इलाज करती है और दूसरी ओर मैरी भी एल्जिन का इलाज कर रही थी। अब जहां मैरी और क्रिस्टी एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड थे और साथ ही खुश भी, क्योंकि मैरी ही क्रिस्टी की फियोंसे थी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इधर जिम, टॉम और ब्रिक अभी भी घर के अंदर दबे हुए थे, जिन्हें कुछ लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब जिम कहता है कि देखो, अगर तुम्हें हमें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना है तो तुम्हें हर एक चीज को सावधानी से धीरे धीरे उठाना होगा और अब सूरज भी ढलने वाला है, इसलिए तुम इस जगह को कवर करके यहाँ से चले जाओ और सुबह कोशिश करना। तब ये सुनकर डोना जूली को समझाती है कि अगर ये लोग शांत रहेंगे तो उन मॉन्स्टर को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, और वैसे भी जब हमारे पास ताबीज नहीं था तब हम लोग ऐसे ही छुपकर यहाँ पर रहते थे। अब जिसके बाद सब लोग उस घर को कवर करने लगते हैं, लेकिन बस ड्राइवर वक्ता
वहाँ से जाने लगती है। तब डोना कहती है कि देखो सूरज डूबने वाला है और सूरज डूबने के बाद ये जगह नर्क बन जाती है। अगर तुम सभी लोगों को जिंदा देखना चाहती हो तो सभी को लेकर डायनर में चलो। लेकिन वो बस ड्राइवर डोना की कोई बात नहीं सुनती और तब डोना गन लेकर बस का टायर पंचर कर देती है। जिसके बाद कैनी सभी को गन पॉइंट पर लेकर डायनर में जाने के लिए कहता है। अब जिसके बाद सभी लोग जिम के घर को कवर करके अंदर चले जाते हैं। इधर टैबिथा और विक्टर मॉन्स्टर के सोने वाली जगह पर फंसे हुए थे और वे लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मॉन्स्टर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर सोए हुए थे और वहाँ पर इंसानों का काफी सारा सामान भी था, जिनमें से एक बॉक्स में वाइट गाउन भी था। और तभी विक्टर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर और उस क्रीपी से टॉय को देखकर डर जाता है और घबराहट की वजह से वो रास्ता भूल जाता है। तब टैबिथा विक्टर को समझाती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, डरो मत और मेरे साथ चलो। और तब वे दोनों एक रास्ते से होते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पत्थर का टावर था। लेकिन तभी एक बॉल आती है और वो टावर को गिरा देती है और तभी वो एक अजीब सी केज को देखती है और उस केज से एक डरावनी छोटी बच्ची बाहर झांकती है। और अब उसे देखकर टैबिथा की हालत खराब थी। तब विक्टर टैबिथा से कहता है कि तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। और तभी वे मॉन्स्टर भी जागने लगते हैं। तब विक्टर उन्हें देखकर फिर से होपलेस हो जाता है। तब टैबिथा विक्टर को संभालती है और तभी उसे वहाँ पर पानी दिखाई देता है और तब टैबिथा विक्टर को लेकर पानी की दिशा वाले रास्ते पर चली जाती है। अब मॉन्स्टर भी जाग चुके थे और वे उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन समय रहते ही वे दोनों उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं। उधर वॉइड भी उस गड्ढे से बाहर आ चुका था और बाहर आकर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मार्टिन है जंजीरों से बंधा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी वॉइड से कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम बाहर आ पाओगे, क्योंकि गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था। देखो सूरज डूब चुका है और वो कभी भी यहाँ पर आने वाले होंगे, इसलिए जल्दी करो। क्या तुम्हारे पास गन है? तब वॉइड कहता है कि हाँ, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो अच्छा है, इससे तुम्हें आसानी होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। और ये सुनकर वॉइड शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो आदमी उसे खोलने के लिए कहेगा। अब इसी के साथ ये सीजन 2 का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इस पार्ट में सीजन 1 के आखिरी 2 एपिसोड और सीजन 2 का पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया गया है। बाकी आगे के एपिसोड अगले पार्ट में जल्द ही आएंगे।